आरएमएस की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद अब हम दोबारा उस शुरू पे आते हैं कि हमने इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन देखी थी. सो वोल्टेज और करंट एट एनी टाइम उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर. तो जब हमने ये देखा कि उसमें एक डीसी कांस्टेंट पार्ट है और एक साइनसॉइडल पार्ट है, तो अगर हम पावर की एवरेज वैल्यू मालूम करें तो इट वुड बी एक्चुअली द एवरेज पावर, एंड एवरेज पावर जो है वो ये डिफाइंड है. सो इट इज Vm. So this is we can also write this as average power instead of that particular notation. You can say average power is equal to Vm Im, meaning peak value of the voltage, peak value of the current divided by 2 into cosine of theta minus theta I. तो अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि ये जो है दिस थिंग इज एक्चुअली नोन एज अ पावर फैक्टर. एंड Vm Im divided by 2 इसको हम देख लेंगे. दिस इज आल्सो हैव सम स्पेसिफिक नेम. So this is known as the Vp. Okay. अगर हम इसी को तब हमने चूंकि RMS डिस्कस किया है तो दिस 2 को डिस्ट्रीब्यूट 2 लिख दें और Vm divided by 2 is Vrms, Im divided by 2 is Irms. So Vrms into Irms into cosine into power factor. So average power को अगर हम देखें of a signal is actually equal to the P maximum value of the voltage, maximum value of the current divided by 2 into power factor into PF, you know this power factor. अभी हमने ये देखा था कि in case of a resistor voltage और current का जो phase difference था वो actually 0 था और cos of 0 is 1. So this is actually power factor angle, PF angle. सो पावर फैक्टर का जो एंगल है दैट इज वोल्टेज और करंट डिफरेंस है और उसको कोसाइन ले लें दैट बिकम्स पावर फैक्टर. सो द पावर फैक्टर इज बिटवीन 0 एंड 1 की वैल्यू 0 और 1 पे. और ये क्या बताती है हमें, तो हमने ये देखा कि पावर फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू 1 फॉर रेजिस्टर. इसका मतलब वोल्टेज और करंट इन फेज है और कॉज ऑफ 0, तो 100% पावर जो है that is dissipated for the case of a resistor. यानी जो 100% है किसका, ये Vm Im या Vrms into RMS भी लिख सकते हैं IRMS. तो ये जो है 100% इसका जो है वो यानी वो फुली जो है वो कंज्यूम होगी. यानी इन अदर वर्ड्स कि वो जो पावर है वो स्टोर नहीं होगी. लेकिन जैसे ही हमने देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो करंट है वो लैग और लीड कर जाता है, यानी करंट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, करंट के रेफरेंस से, तो वो करंट लैग या लीड कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. तो करंट का लैग करना वोल्टेज से दैट इज एक्चुअली इंडक्टिव सर्किट और करंट लीड कर जाता है दैट इज एक्चुअली द कैपेसिटिव सर्किट. तो प्योर रेजिस्टर और कैपेसिटर में, सॉरी प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर में, सो फॉर C and L, theta V और theta I 90 होता है and cos of 90 is actually 0. So 0 of anything, so 0 multiplied by anything is actually average power becomes 0. 0 to anything. So यानी इसका मतलब है कि जो पावर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करते. तो होता क्या, हमारे पास एक रियल यानी इम्पीडेंस में एक रेजिस्टिव पार्ट होता है और एक स्टोरेज पार्ट होता है, एक एक्सएल या एक्ससी हो सकता है. तो जो रियल पार्ट है उसका एक इम्पीडेंस अगर आप बनाएं तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, देन दिस इज द इम्पीडेंस. सो जेड आर एक्स, और ये अगर फर्स्ट करें पॉजिटिव हो तो जे एक्स एल है, अगर नेगेटिव हो तो JXC, and that's why the impedance would be, उसका जो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा that is actually capacitive circuit. Anyhow हमारे पास RL सर्किट या RC सर्किट या RLC का कॉम्बिनेशन हो
then this might not be angle might not be okay. हमने देख लिया एक केस तो है कि जिसमें करंट और वोल्टेज यहाँ पे करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, वो जीरो है, और एक जो एक्सट्रीम केस है जो भी एक्चुअली एवरेज पावर को जीरो कर देता है, दैट इज एक्चुअली दी 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस अगर 90 के अलावा हो तो दैट वुड बी सम परसेंटेज, बिकॉज कॉज का जो डोमेन है साइन सिग्नल का वो 1 और -1 के दरम्यान है, लेकिन हमने कहा तो पावर फैक्टर 0 और 1 है। सो 0 to 1 मीन 0 मीन 0%, 1 मीन 100%। तो फर्स्ट करें ये 0.9 हो, कॉज ऑफ एंगल रिजल्ट्स इनटू 0.9, इसका मतलब कि 90% पावर जो है वो जो VRMS और IRMS का प्रोडक्ट है उसकी 90% पावर कंज्यूम होगी और बाकी जो 10% रहेगी वो स्टोर होगी। अगर 0.7 हो, इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट का एंगल बढ़ता जाएगा। हमने देखा ये कम हो जाए या बराबर हो जाए तो वो जीरो हो जाता है, बढ़ता जाए तो 90 की तरफ जाएगा। यानी वोल्टेज और करंट के दरम्यान एंगल फर्ज करें जीरो था तो बढ़ाने का मतलब ये कि 10 कर दें, 20 कर दें, 30 कर दें, एक्सट्रीम केस जो है 90 हो जाएगा। तो जिसमें रेजिस्टिव पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव या कैपेसिटिव पार्ट होगा। तो अगर 0.7 है, कोसाइन ऑफ सम एंगल वुड बी एक्चुअली 0.7, यानी ऑब्वियसली 30 देख लें, cos of 30 is actually half, so cos of 20 maybe some यानी phase difference कम से कम हो। So but anyhow 0.7 means the 70% of this power VRMS IRMS, which is actually the average power, would be consumed। तो this VRMS IRMS जो है इसका एक और नाम है, it's apparent power है, ये हम बाद में भी इसमें बात करेंगे। तो ये थोड़ी सी हमने याद दहानी की कि जो ये जो क्वांटिटी है थीटा वी और थीटा आई कॉस कोसाइन और थीटा वी, दिस इज नोन एज द पावर, जो दिस होल क्वांटिटी इज पावर फैक्टर एंड द थीटा वी माइनस थीटा आई इज पावर फैक्टर एंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर फैक्टर? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पावर is being used for the average power, so that depends upon the voltage और करंट का जो फेज एंगल है उस पर ये मुनसर, उसके कोसाइन पे ये मुनसर है। एक्चुअली कोसाइन ऑफ वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस, तो वो ये डिसाइड करता है कि कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो रेजिस्टर और इंडक्टर दो एक्सट्रीम केसेस हैं, उसमें पता है 0 और 1, एक सारी की सारी पावर कंज्यूम होगी, यानी VRMS IRMS डायरेक्टली आप कह सकते हैं वो कंज्यूम होगी, और दूसरे केस में एक्सट्रीम इंडक्टर या कैपेसिटर केस में ये 0 होगी, कॉस ऑफ 90 इज 0। तो इससे हमें मालूम हुआ कि इसके दरमियान जो है वो बाकी केसेस आएंगे। तो अब हम अच्छा दूसरी बात जो यहाँ से इसमें हमने जो देखी थी वो ये थी कि इसमें हमने ये कहा था कि जो पावर है इट इज नॉट द V फेजर इंटू I फेजर। V phasor into I phasor is not actually the P. So now we will discuss something जो कि हमें बताता है कि so it leads to actually a complex power. The idea of the complex power, तो वो complex power का idea ये है कि ये VRMS is actually some peak value of this RMS and some angle theta V. Similarly I phasor, so ये actually यूं लिखा हुआ है, ये V phasor I phasor, ये ब्लॉक बोल्ड लेटर है, तो बुक्स में बोल्ड लेटर से मुराद फेजर है। फेजर का एक मैग्नीट्यूड होता है और एंगल होता है। इस तरीके से करंट फेजर इट्स दी RMS वैल्यू हो सकती है और साथ उसका एंगल हो सकता है। यूजुअली हम फेज डिफरेंस देखते हैं, इट इज एक्चुअली एंगल, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कंजुगेट हियर एंड दैट्स व्हाई द एंगल वुड बी माइनस। So I can write this as V, ये रियल नंबर और रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, VRMS IRMS आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और थीटा V माइनस एंगल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, सो दिस इज थीटा V माइनस थीटा I. So the complex power, so this gives rise to a complex power, and complex power says that S is equal to VRMS IRMS theta V minus theta I. So this is the actually the polar form. So this is actually the polar form. Whereas if I expand this complex form में अगर हम लिखेंगे तो
complex exponential form में, so it would become VRMS IRMS. तो यहाँ भी बुक की नोटेशन ये है कि अगर बोल्ड लेटर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये इसकी पीक वैल्यू है या RMS वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड है, यानी जिस तरह ये मैग्नीट्यूड है तो ये इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अगर ये बोल्ड नहीं है. सो ये VRMS इंटू IRMS यानी ये इसके एम्पलीट्यूड्स हैं, और हम फेजर को डिफरेंशिएट करने से पीक वैल्यू से वी यूज टिल्डा है. तो पोलर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी e⁻j θv माइनस θi. तो इसी को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो s इज इक्वल टू VRMS IRMS कोसाइन ऑफ दिस एंगल प्लस j VRMS IRMS into sin of theta v minus theta. So this is the power factor angle का cosine जो है that is the power factor and the below one is the power factor angle. और power factor angle का जो sin है that is something else. का जो sin है so that is not known as a power factor. Power factor is actually cosine part. So इसका मतलब ये हुआ कि कम्प्लेक्स पावर कैन बी रिटन एज अ ट्राइंगल. पावर ट्राइंगल यूजुअली हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होती है पावर ट्राइंगल बनाने के लिए कि हमारे पास एक ऐसे कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, एक कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. सो इफ दिस इज एस तो ये जो है दिस वी नो ऑलरेडी इज द एवरेज पावर. सो उसका जो रियल पार्ट है दैट इज द एवरेज पावर. And then j into this something is actually represented by q. q is positive, ये ऊपर होगा, फिर नेगेटिव है नीचे होगा. पॉजिटिव कब होता है? q1 this theta v minus theta है पॉजिटिव, यानी पावर फैक्टर एंगल जो है वो लैगिंग हो. लीडिंग हो तो फिर then this would end up into a negative angle. So यानी ये जो है this is theta v minus theta I. And if it is negative, so leading power factor है, then you have to draw the s in this fourth quadrant. If theta v minus theta I is negative, actually यानी first plus 30 है तो then this is minus theta v. So this is minus theta v minus theta. This is the negative of the upper angle. So this is the complex power, and the real part of a complex power is the average power, which is consumed power. So it means that this one is actually the stored power, which is stored, or and this is the x-axis is the real power. So there are different names for them. रियल पावर यानी जो पावर ट्राइंगल अगर आप बना रहे हैं या रियल पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है. दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म. This is the polar or the complex exponential form. ये वाली जो है स्पेशली ये पोलर फॉर्म है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है. तो पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म आसान है क्योंकि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाता है. तो रियल पार्ट इज एक्चुअली द एवरेज पावर एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ये सिंबल भी है एज कम्प्लेक्स पावर का. तो उसकी जो इमेजिनरी पार्ट है या क्वाड्रेचर पावर जो है वो दैट इज रिएक्टिव पावर. This is reactive and this below one is the active or consumed, जो भी आप इसे कहें, consumed, active, real power. तो so we can write this P as VRMS IRMS cos of theta v minus theta. This is P average, and J into this is actually Q. So ये वही चीज है दोबारा लिखी हुई है कि रियल पार्ट ऑफ द एस इज एक्चुअली द एवरेज पावर, which is actually equal to VRMS IRMS into power factor, और the imaginary part is actually which is m लिखा हुआ m of s is actually VRMS IRMS into sin theta v minus theta. अब अगर हम दोबारा देखें इस केस में तो रेजिस्टर का केस तो सिंपल है, दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है. अगर रेजिस्टर है तो थीटा v माइनस थीटा i जो है दैट वुड बी एक्चुअली 0 and cos of 0 will be equal to 1. We will have only the average power and theta v minus theta i
would be 0 again, and sine of 0 is 0, so 0 into VRMS is 0, Q would be 0. So इसका मतलब है कि अगर pure resistor होगा तो the complex power will be actually equal to the real power. S would be equal to P because there is no Q, 0 Q. So the real power would be actually equal to the, so this is the complex power, then this is the real power. And if this is 0 Q, 0 Q means that there is no, the power is not stored. And if we have some other case like this one, ये वही पावर ट्रायंगल बनाई है कि अगर तो उन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, दिस इज प्योर इंडक्टर केस, तो P 0 हो जाएगा, यानी रियल पावर ये 0 हो जाएगी. सो इसका मतलब है कि दिस वेक्टर विल बी हियर एंड वी विल हैव ओनली द Q जो है दैट वुड बी साइन ऑफ 90 इज एक्चुअली 1 into this quantity is some positive number, so this is that Q is positive. So ये 0 हो जाए तो then we have only the Q part and we don't have any imaginary part, so this will come over here. So that is the meaning of the Q. So ये वेक्टर है तो उसको उठा के यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, बट अगर तो रियल पार्ट हो तो. Similarly, if there is a capacitor here, theta v minus theta I is actually a negative angle. So this is the case for the capacitor, that this angle is 90. So cos is actually an even function, or cos of 90 plus 90 or cos of minus 90 both are 0. तो इसलिए ये इस एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए, if there is a negative angle, so it means that it is a leading power factor and the Q would be actually equal to negative. So that is shown here. The Q will result into a negative number, जिसका मतलब ये कि पावर ट्रायंगल अगर आप बनाएं, अगर आप P है और ये Q है, so the Q would be actually equal to a negative number and PQ would be here, and P would be actually equal to 0, and this negative Q means that this is the reactive power negative होने का मतलब ये कि it's a capacitive circuit. और ये जो एंगल है उस केस में हम कहेंगे it's पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर है, that is पॉजिटिव एंगल है. तो थीटा v माइनस थीटा आई जो है वो अगर पॉजिटिव नंबर है तो इट्स अ लैगिंग पावर फैक्टर, और दैट इम्प्लाइज एन इंडक्टर. एंड इफ थीटा v माइनस थीटा इज अ नेगेटिव नंबर, एंगल नेगेटिव हो जाए, सो इट्स अ लीडिंग पावर फैक्टर एंड दैट इम्प्लाइज अ कैपेसिटर. और ये सिंपली ये कहता है कि जब आप पावर ट्रायंगल बनाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस ये बताता है कि पावर ट्रायंगल में जब आप पावर ट्रायंगल बनाएंगे तो Q वुड बी पॉजिटिव फॉर द इंडक्टर एंड Q वुड बी नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी फॉर अ कैपेसिटर. तो एक तो ये इसमें पावर ट्रायंगल जो है वो इसी को हम बार बार भी रिपीट करेंगे. दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ये है कि ये कम्प्लेक्स इम्पीडेंस, अगर आपने वोल्टेज फर्ज करें किसी इम्पीडेंस में करंट फ्लो कर रहा है, आपने वोल्टेज मालूम करनी है, तो V फेजर इज इक्वल I फेजर इंटू Z, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा. सो ये चीज़ हमें मालूम है कि कम्प्लेक्स IRMS अगर फेजर है और उसको IRMS से ही ज़रूरत दें तो वी गेट एक्चुअली द रियल पार्ट स्क्वायर. जैसे फर्ज करें एक कम्प्लेक्स नंबर है A प्लस JB, एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, और एक कम्प्लेक्स नंबर है Z2 which is the complex conjugate, then A into A square, then plus JAB minus JAB, minus minus minus, J square is minus, which is plus, and there is B square, A square plus B square. So if you multiply a complex number or maybe a phasor by its complex conjugate, you get the
द मैग्नीट्यूड, दिस एक्चुअली सेज दैट कि जो मैग्नीट्यूड है RMS का, जो कि मेटालिक लेटर से लिखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, यानी IM थीटा I इंटू IM माइनस थीटा, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, यू गेट द रियल पार्ट स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर एक्चुअली. So what is the magnitude of Z1 and Z2? Because they are complex conjugate, so Z1 का magnitude Z2 के magnitude के बराबर है, और वो बराबर है A square plus B square under root. So but if you take these, because I have multiplied Z1 and Z2, so if you multiply a number by its conjugate, you get the magnitude part square. So this is magnitude square. So this magnitude is actually A square plus B square under root, और उसका square लेने you get A square plus B square. So if you multiply a complex number by its complex conjugate, you get the real part, ये मैग्नीट्यूड पार्ट का स्क्वायर ले लें, दैट इज द रिजल्ट है. तो इससे हमने ये तो V इज इक्वल टू, यानी ओम्स लॉ जो है वो फेजर डोमेन में वैलिड है. V फेजर इज इक्वल टू I फेजर. किसी इम्पीडेंस में, इम्पीडेंस आपके पास है और उसमें करंट I उसकी तरफ आ रहा है, उसके क्रॉस वोल्टेज V है, तो यू कैन अप्लाई द ओम्स लॉ एज in power, so in Ohm's law in terms of voltage and current. So V phasor is equal to I phasor into Z. That is fine. Similarly, if you have an impedance and you want to find the complex power in an impedance, so complex power could be found by I flow कर रहा है उसमें phasor, और उसके क्रॉस वोल्टेज है V phasor. So you just take the V phasor, और अगर RMS वैल्यू भी ले सकते हैं और पीक वैल्यू भी जो भी लेना चाहें, into that current phasor conjugate. So if I want to find a complex power in some impedance, तो मैं क्या करूँगा, voltage phasor into the current phasor conjugate लूँगा to find the complex power. To apply the Ohm's law, it is simple. V is equal to IR, जैसे था वैसे V is equal to IZ हो जाएगा. So that is also simple. So now the power is not, this P is not equal to VI in phasor domain. It is actually equal to S is equal to VI. That is what is the and instead of I, it should be the conjugate here. So V जो है किसी impedance के cross, that is I into Z. I इसका मतलब है I phasor into Z, और I into I conjugate is magnitude square. इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस इम्पीडेंस में लगाना है, एक फार्मूला लगाना है, तो I, so the power in this impedance, complex power की बात कर रहे हैं, this implies that impedance के अंदर जो complex power है वो I RMS स्क्वायर इंटू Z भी लिख सकते हैं आप. यानी यहाँ पे आप I फेजर का मतलब है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट उठा लें, और उसी को अगर आप Z को एक्सपेंड करें, Z क्योंकि रेजिस्टर और रिएक्टेंस हो सकती है, तो I स्क्वायर R इज एक्चुअली, यानी रेजिस्टर जो है दैट इज एक्चुअली कंज्यूम्स पावर, सो I स्क्वायर R इज द एवरेज पावर, और I स्क्वायर इंटू X इज द Q. सो Q इज एक्चुअली इक्वल टू I स्क्वायर X into X, and that is actually Q is equal to I square into X. Obviously अगर आप RMS नहीं लिखेंगे तो I square upon 2 लिखेंगे. Similarly इसी फॉर्मूले में अगर आप दूसरा वो लगा दें, I स्क्वायर की फॉर्म, यानी V स्क्वायर की फॉर्म में, अभी तो I स्क्वायर हमने देखा था, I स्क्वायर इंटू R है, तो इस केस में यहाँ पे VRMS अगर हम I को लिख सकते, ओम्स लॉ लगाएं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ऊपर कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब है कि complex number multiply its complex conjugate is magnitude square, यानी RMS स्क्वायर. ये यानी बोल्ड, यानी विदाउट बोल्ड, यानी सिंगल, यानी ये बोल्ड है और ये विदाउट बोल्ड इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड स्क्वायर. फर्स्ट करें VRMS, V फेजर जो है
वो लिखा हुआ 2 एंगल 60. इसका मतलब है कि you have to just take the real part square divided by z. But here the important thing is that try to use this one, that is simple, I square r या I square into z लिख दें. But here you have to be careful that conjugate दोनों पे distribute होगा, तो v into v RMS conjugate तो हो गया magnitude square आ गया, लेकिन नीचे z का conjugate होगा. And this is important that you understand this thing here. अगर आप ओम्स लॉ लगाते हैं तो I square into मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू जी कर सकते हैं. जैसे 2, अगर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो फर्स्ट करें 2 एंगल 30 है इंटू 2 एंगल -30 है, तो दिस रिजल्ट ऑफ दिस 2 वुड बी एक्चुअली 4, दिस 2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड पार्ट स्क्वायर. तो ये एक्चुअली यहाँ पे बताना मकसूद था कि ये दिस थिंग इज क्वाइट इजी, बट हियर यू हैव टू बी केयरफुल. जब जी नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे, देन दिस जी यू हैव टू यूज दिस वी स्क्वायर अपॉन जी नहीं लिख सकते, आप वी स्क्वायर अपॉन जी कॉन्जुगेट लिखेंगे. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द सेम पी प्लस ए क्यू. अब आपने कम्प्लेक्स पावर किसी कैपेसिटर में मालूम करनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? कैपेसिटर में चूंकि ये नहीं होता, फर्स्ट क्यू सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, सो क्यू हमें मालूम है इट इज आई स्क्वायर इंटू एक्स या वी स्क्वायर अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यानी फेजर के बजाय उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट उठाएंगे, डिवाइडेड बाय जेड. हमने कहा था ना जेड का कॉन्जुगेट ऑफ जेड सी इज एक्चुअली XC, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो वो हमें पता है इट इज इक्वल टू 1/2 पाई FC या 1/ωc, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/ωc. तो इसका कॉन्जुगेट जो है सो दैट इज एक्चुअली ZC. तो अगर हम कॉन्जुगेट ले लें सो देन सो इसमें J भी है, J के साथ ये सो 1/j⍵c, सो दिस इज ZC कॉन्जुगेट. और तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ले लें, सो दैट वुड एक्चुअली इक्वल टू J का कॉन्जुगेट लेने का मतलब हो जाएगा 1/ωc, तो J मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बिकम नीचे J स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर J, तो -j/ωc. सो ये आ गया. और कॉन्जुगेट का मतलब है कि दिस इज ओनली द रेक्टेंगुलर, यानी J कहीं भी J लिखा हो तो उसका मतलब है कि ये किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो J का कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि J का साइन चेंज कर दें, प्लस J है तो माइनस J है, तो माइनस J तो प्लस J कर दें. सो दिस इज ZC कॉन्जुगेट. So ZC conjugate is actually equal to taking the conjugate of this particular bracket के अंदर जो बचा इसका मतलब है J/ωc आ जाएगा. So if I use this VRMS square divided by J/ωc, तो J divided by ωc ऊपर चला जाएगा. So this will end up into VRMS square into ωc divided by J. सो J को ऊपर लाना तो माइनस J हो जाएगा, तो -j/VRMS स्क्वायर इंटू ωc. एंड दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दी, बिकॉज हम पावर फैक्टर को देखेंगे इंप्रूव करते हैं कैपेसिटर से, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि कैपेसिटर की जो कम्प्लेक्स पावर है वो क्या है. सो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ओम्स लॉ अगर लगाना है तो ये पावर जब आपने कम्प्लेक्स पावर लिखनी तो I स्क्वायर इंटू जी, तो जैसे हमने डीसी के अंदर हमने कहा था P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R या P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, बट हियर इट इज नॉट P बट इट इज एक्चुअली कम्प्लेक्स पावर S इज इक्वल टू V स्क्वायर VRMS स्क्वायर upon Z conjugate और I RMS square into R plus JXC into impedance कह लें. यहाँ पे भी सेम आइडिया
दिखाया जा रहा है कि जो इम्पीडेंस है, it's not actually, impedance is not a phasor, so just maybe I think it's the vector शायद शो किया हुआ। तो इम्पीडेंस का एक रियल पार्ट होता है, कम्प्लेक्स है, तो ये ऑब्वियसली एक इमेजनरी, यानी जब आप बनाएंगे तो कम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, एक इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, तो इट्स अ कम्प्लेक्स प्लेन। तो जो अपरेंट पावर है, AC apparent power is a complex quantity made of real power and the reactive power. So R would be responsible for the average power, और Z होगा तो we will have a complex power, और जिसका real part जो है that will be responsible for the power consumption, and the reactance part would be responsible for power storage. So this is the reactive power, this is the active power or the real power, and this is the complex power. So the unit of the complex power is volt amperes. The unit of this power is watts. Real power की unit watts है. Reactive power की unit volt ampere reactive, so उसको जैसे wars बोलते हैं, volt ampere reactive. And total is volt ampere. तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो अपरेंट पावर है वो कम्प्लेक्स पावर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली दी अपरेंट पावर, और वो अपरेंट पावर जो है वो कम्प्लेक्स इम्पीडेंस की वजह से आती है, यानी इम्पीडेंस का जो है वो कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसलिए इम्पीडेंस विल जनरेट द कम्प्लेक्स पावर। और जिस तरह इम्पीडेंस का रियल पार्ट है रेजिस्टर है, तो इसी तरह पावर का जो रियल पार्ट है वो एवरेज पावर है, एंड एवरेज पावर इज ड्यू टू द रेजिस्टर पार्ट। Similarly, the impedance has a reactive part which store energy, and therefore the complex power is जो stored energy है that results into stored power, and that power is because of this storage elements. So ये units है S is equal to P plus JQ. So this S is in volt ampere, this is in watts, and this is in watts, volt ampere reactive. So ये वही चीज़ें हैं जो आई थिंक बार बार रिपीट हो रही हैं कि अगर आपने पावर मालूम करनी है, इट इज़ I square R और इंटू V square upon R. So this was, I think it was in the it is because of the resistor here. तो ये हमें काशन जो है इसके बारे में था कि अगर हमारे पास इम्पीडेंस हो, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि V स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट, यानी V फेजर अगर कोई नंबर है, फर्स्ट 2000 एंगल 10 लिखा हुआ वोल्टेज फेजर का, सो यू जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड पार्ट ओवर हियर डिवाइडेड बाय R होगा। या मैं करंट अगर दिया हो तो करंट फर्स्ट करें 600 एंगल 30 है, दिस इज मिली एम्पेयर, तो 600 मिली एम्पेयर इज एक्चुअली, हम यहाँ पे 600 मिली उठाएंगे यहाँ से। लेकिन जो वो है इम्पीडेंस अगर होगी तो आपने होशियार रहना, यहाँ तो जी आप लिख लेंगे, यहाँ पे देयर वुड बी जी मैग्नीट्यूड, सॉरी जी कॉन्जुगेट आएगा, और ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वोल्टेज का। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वोल्टेज अगर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट उठा के उसका स्क्वायर है। सो ये आप रीड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पावर है Q, P इज एक्चुअली इक्वल टू Q, अगर प्योर सिर्फ इमेजनरी हमारे पास या इंडक्टर या कैपेसिटर हो तो I स्क्वायर X इज इक्वल टू V स्क्वायर ऑन X। ये हमने पहले बात कर ली थी कि इसका आपने कॉन्जुगेट भी लेना है, यहाँ पे वो चीज़ क्लियर नहीं है, बट जो बुक है उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा क्लियर है। तो ये अगेन पावर ट्रायंगल दिखाई हुई है, ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का तरीका है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में हम ये करते हैं कि वोल्टेज और करंट के एंगल को कम से कम करते हैं, जिससे क्या होता है स्टोरेज पावर कम होती है। तो फर्स्ट करें हमारे पास ये कम्प्लेक्स पावर है और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है।
तो इस इमेजनरी पार्ट को जितना हम कम करेंगे, तो फर्ज करें इतना कर दें हम, जैसे यहाँ पे इतना कर दें, ये मैं यहाँ से दिखा देता, हम इतना करना चाहते हैं, तो क्या होगा नतीजतन ये जो एंगल है जो इतना है अब वो इतना हो जाएगा। सो इस एंगल को एक्चुअली हम कम कर रहे होते हैं। तो वो एंगल कम कैसे होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस इफेक्ट को, इस वेक्टर को हमने इसकी लेंथ मिनिमाइज करनी है। तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करके पैरेलल के अंदर। तो चूंकि कैपेसिटर इज अ वोल्टेज डिवाइस, इट शुड बी इन पैरेलल। तो पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो वो क्या करता है, इन दो वेक्टर्स की हाइट को सब्ट्रैक्ट करके हमें ये नई हाइट देगा और वी विल रिड्यूस द पावर फैक्टर। तो यूजुअली द पावर फैक्टर रिक्वायरमेंट बाय द इज इन्फोर्स्ड बाय द जो पावर सप्लाई कर रही होती है, जो स्पेशली जो हमारे केस में वापडा हमें पावर सप्लाई कर रहा होता है, तो वापडा इंश्योर करता है कि जो फैक्ट्रीज हैं, स्पेशली क्योंकि इंडक्टिव लोड जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर ज़्यादातर मोटरें चल रही होती हैं। सो द इंडक्टिव लोड इज हैवी इंडक्टिव लोड इज इन द इंडस्ट्री। तो वो ये इंश्योर करती है कि फैक्ट्री वालों ने जो है वो, ये वापडा का ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री वालों ने अपना पावर फैक्टर जो है वो 90% से ज़्यादा रखा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट जो है उनका फेज उन्होंने कम से कम रखा हुआ है, क्योंकि वो जो पावर है वो कंज्यूम नहीं होगी, स्टोर होगी। तो वह हमें पता है कि स्टोर पावर जो है हर साइकिल के अंदर, एक साइकिल में जा रही है, एक साइकिल में वापस आ रही है। तो अब हम ये एक एग्जांपल से देखेंगे कि पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे तो हम देख सकते हैं कि वो जो करंट है, एक्स्ट्रा करंट जो पिंग पोंग पावर की वजह से, स्टोरेज पावर की वजह से करंट जो जा रहा है और आ रहा है, दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द लाइन लॉसेस। तो और वापडा को तो उसका कोई फायदा नहीं, उसको कोई पावर दे रहा, वो तो एक्चुअली पावर दे कि कंज्यूम करा के कस्टमर से जो है वो पैसे लेते हैं। फर्स्ट करें आप 20 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बिल कम आएगा, अगर आप 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, वो बल्ब ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बिल ज़्यादा आएगा। तो एक्चुअली द कस्टमर इज चार्ज फॉर द कंज्यूम पावर, नॉट फॉर द स्टोर्ड पावर। तो वो ये इंश्योर करते हैं कि जो 90% से ज़्यादा जो है वो पावर फैक्टर ऊपर हो। इसका मतलब है कि 90% पावर कंज्यूम हो और बहुत यानी 10% पावर सिर्फ स्टोरेज में है। तो यूजुअली पावर फैक्टर विल चेंज बिकॉज ऑफ द लोड। व्हेन द लोड विल चेंज, द पावर फैक्टर विल चेंज। तो ये हमने डिस्कस कर लिए और इसमें जो है वो जैसे कोई प्रॉब्लम अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सॉल्व करें तो फर्स्ट करेंगे आ जाएगी डिटरमाइन द एवरेज पावर बाय द सोर्स, यानी सोर्स कितनी पावर जो है एवरेज पावर जो है वो डेसिपेट कर रही है, रिएक्टिव पावर बाय द सोर्स और पावर फैक्टर ऑफ द लोड, और लोड का पावर फैक्टर क्या है। तो हमें ये पावर जो एवरेज पावर बाय द सोर्स और रिएक्टिव पावर बाय द सोर्स हमें तब पता चलेगा जब हमें कम्प्लेक्स पावर पता चल जाएगा, क्योंकि कम्प्लेक्स पावर का जो रियल पार्ट है, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे एक पावर ट्राइंगल सोर्स साइड पे मैं बना लूँ तो मुझे पता चल जाएगा P क्या है और मुझे पता चल जाएगा Q क्या है। जब मुझे ये पता चल जाए कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रही है, ये सप्लाई हो रही है इस वोल्टेज फेजर में, और ये वोल्टेज फेजर और करंट फेजर मालूम हो गए, तो मुझे उनका जो फेज डिफरेंस है थीटा V माइनस थीटा है, उससे मुझे पता चल जाएगा आया पावर ट्रायंगल रेजिस्टिव लोड है या इंडक्टिव। एक्चुअली इंडक्टिव लोड है ऑब्वियसली, इसमें हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो P क्या है, Q क्या है, तो उसे हमें V और I से हमें S पता चल जाएगा। और S एक्चुअली कम्प्लेक्स, खुद भी कम्प्लेक्स है, तो S का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो ये है। सो दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ S, यानी S की एक मैग्नीट्यूड है और S का एक फेज है। So the magnitude of S is known as apparent power. Complex part का जो magnitude है फेजर नोटेशन में that is the apparent power, और उसका जो एंगल है that is power factor angle, और उसका साइन ले रहे हैं that is power factor itself.
और एस और पी यानी जितनी पावर जितना वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल ज़्यादा होगा उतना ही ये क्यू ज़्यादा होगा और पी उतना ही कम होगा। अगर हमारे पास पी ज़ीरो हो जाए यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल 90 हो जाए तो देन दिस पी वेक्टर वुड बी ज़ीरो एंड विल हैव ओनली क्यू। अगर प्योर हमारे पास रेजिस्टिव है इंडक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली दिस वाई वेक्टर विल गो टू ज़ीरो एंड विल हैव ओनली पी। तो इसका मतलब ये होगा इस प्रॉब्लम का जो पहला पार्ट है जो एवरेज पावर और रिएक्टिव पावर बाय द सोर्स है तो वो हम मालूम कर सकते हैं जब हमें वोल्टेज और करंट मालूम हो। वोल्टेज इज गिवन, तो वोल्टेज 170 कॉज ऑफ 377 t है तो इसका फेजर में मैंने कन्वर्ट कर दिया 170 एंगल 0। नाउ द रेस्ट इज टू फाइंड एक्चुअली द आई। तो आई मालूम करने के लिए ये रेजिस्टर और ये जो इंडक्टर है इसको मतलब यानी ऑब्वियसली हमने फेजर डोमेन में सर्किट को कन्वर्ट करना है तो जे ओमेगा एल इज एक्चुअली दिस इम्पीडेंस है। 5 will remain 5 and 10 will remain 10। तो J 15.08 आ गया। तो अब मैंने क्या करना है 10 is parallel with J 15.08 जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया J 15.08 is parallel with 10 ohm। फिर वो दोनों पैरेलल में होंगे रिड्यूस होगी एक रेजिस्टर एक इम्पीडेंस बन जाएंगे वो इस सीरीज में है 5 के साथ। 5 will be added in series and the resultant is actually Z equivalent is 12.8 angle 21.1। अब I मालूम करना आसान है क्योंकि एक ही इम्पीडेंस है Z equivalent, so ओम्स लॉ लगाएंगे I is equal to V upon Z, V भी गिवन है Z भी गिवन है, we got the I is 13.3 angle minus 21.1। अब हमने क्या करना है सिंपली हमने देखना है कि कम्प्लेक्स पावर जो है क्योंकि हमने पावर ट्रायंगल पहले से बनाई हुई है तो पावर ट्रायंगल का जो तो कम्प्लेक्स पावर पहले मालूम कर लेते हैं। सो वी आर एम एस सॉरी वी फेजर इंटू आई फेजर कॉन्जुगेट, चूंकि ये आर एम एस में सारी वैल्यूज दी हुई हैं इसलिए हम आर एम एस ही इस्तेमाल करेंगे। अगर पीक वैल्यू दी होती तो हम वी पीक आई पीक डिवाइडेड बाय 2 करता मैं। ओके वी आर एम एस ओके वी फेजर गिवन है इट इज 170 एंगल 0 170 एंगल 0 इंटू आई फेजर कॉन्जुगेट। आई फेजर मैंने मालूम किया हुआ है 13.3 एंगल माइनस 21.1 तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा सिर्फ एंगल पार्ट चेंज करेंगे 13.3 इंटू 21.1 तो इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज एक्चुअली उसका एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और एक एंगल पार्ट होगा एक इसका एंगल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1130 volt ampere is the unit of this is magnitude and this is the angle is 21.1। so ये जो एंगल है it is theta v minus theta i का डिफरेंस है एंड इसका कोसाइन जो है that is 0.93 which is actually 93.3%। इसका मतलब है कि 93.3% ऑफ यानी 1130 जो है that is consumed for power। so वो 1130 का जो बनता है 1130 का जो 93.3% बनता है वो एक्चुअली 1054 है। सो 1054 वाट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे और जो उसका इमेजिनरी पार्ट बनता है बिकॉज दे आर वेक्टर्स। सो उसका जो यानी 1130 इंटू साइन ऑफ दिस 21.1 इज एक्चुअली 407। सो दिस इज एक्चुअली द रिएक्टिव पावर। तो उसने P मालूम कहा था P मालूम करें तो रियल पार्ट ऑफ दिस S इज एक्चुअली P एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ S इज एक्चुअली Q। तो इसकी 407 बार्स हैं और ये 1054 वाट्स हैं और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये वोल्ट एम्पेयर है। तो अब P एवरेज हमें मालूम है x एक्सिस पे वो बना लें y सो वेक्टर Q बना लिया थीटा v माइनस थीटा आई मुझे पता है कि वो 21.1 है तो उसका कोसाइन लें तो ये आ गया और उसी का साइन लें तो ये आ गया। तो जो पावर फैक्टर है पावर फैक्टर ऑफ द लोड तो लोड का जो पावर फैक्टर है वो 0.933 है। तो ये एक्चुअली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।